लास्ट ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे फूड एंड न्यूट्रिशन के, उसी के आगे हम आगे का कंटिन्यू करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफिशियंसी डिजीज इन ह्यूमन बॉडी अकर्स बिकॉज ऑफ। ठीक है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें किसी चीज़ की कमी वाली डिजीज़ जो होती है, डिफिशियंसी डिजीज़ होती हैं, वो क्यों होती हैं? डिहाइड्रेशन के कारण, कि हमारी बॉडी में वाटर की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए। डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण कि हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनकी कमी हो जाए। एब्सेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी के एब्सेंस के कारण, ठीक है, कि हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा प्रेजेंस ऑफ डिजीज जर्म्स, ठीक है, जो डिजीज जर्म्स जो है हमारे आसपास जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनके कारण हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, ये हमारा 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से आंसर क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। ठीक है, जो हमारी डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी के कारण हमारे अंदर डिफिशियंसी डिजीज होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये इसका आंसर है डिफिशियंसी ऑफ डिजीज। ये अभी जो हमारा DSSSB का जो पेपर था उसमें आया था ये क्वेश्चन। फिर है प्रोटीन यूरिया इज अ मेजर सिम्टम्स इन द फॉलोइंग डिजीज। क्या है प्रोटीन यूरिया? प्रोटीन में जो हमारा प्रोटीन यूरिया जो होता है इज़ अ मेजर सिम्टम इन द फॉलोइंग डिजीज। किस डिजीज़ का मेजर सिम्टम है? ठीक है, यानी कि प्रोटीन यूरिया में हमारा प्रोटीन जो लीक होने लगता है वो किसका सिम्टम है? हमारा टाइफॉइड का, रीनल डिजीज़ का, एथेरोस्क्लेरोसिस का और अल्सर्स का। ठीक है, तो ये हमारा किसका है? रीनल डिजीज़ का सिम्टम है। रीनल डिजीज़ मतलब जो हमारी किडनी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो किडनी का काम होता है यूरिन को फिल्टर करना और प्रोटीन को बॉडी से बाहर ना निकलने देना। लेकिन अगर हमारी जो किडनी है वो ही सही से काम नहीं कर रही तो क्या होगा? बॉडी से जो हमारा प्रोटीन है वो भी यूरिया के साथ बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो प्रोटीन यूरिया इज़ अ मेजर सिम्टम इन द फॉलोइंग डिजीज़। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से ही क्या बनता है? हमारा टूट करके यूरिया निकलता है। ठीक है, तो वहाँ हमारा क्या बना, जितना ज़्यादा हम प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा यूरिया बनेगा और जिसके चलते क्या होगा? हमारा जो हमारी किडनी है उसको ज़्यादा लोड पड़ेगा उस पर, उसको काम करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? प्रोटीन यूरिया इज़ अ मेजर सिम्टम इन द फॉलोइंग डिजीज़। किसकी, कौन सी डिजीज़ में मेजर सिम्टम है? ये रीनल डिजीज़ में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीज़न बिहाइंड द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए की इम्पोर्टेंस कहाँ है? प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, जो हमारी रात को जो हमें दिखाई नहीं देता, नाइट में जो हमारी ब्लाइंडनेस होती है उसको बचाने में। ठीक है, प्रिवेंट स्कर्वी, स्कर्वी की बीमारी से बचाने के लिए, एनीमिया की बीमारी से बचाने के लिए, या फिर कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो रात को आपको दिखाई कम देता है, क्योंकि मेन विटामिन ए का काम क्या है? हमारी आंखों को हेल्दी रखना। ठीक है, तो जो हमें दिखाई कम देता है उसी के कारण हमारा रात में दिखाई देना हमारा बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है? विटामिन ए की कमी होती है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। विटामिन ए की कमी से हमें अंधापन हो सकता है। ठीक है, हम ब्लाइंड हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेन्यू फॉर मील्स ऑन व्हील्स इज। मील्स ऑन व्हील इज़, ठीक है, जो हमारा व्हील्स पे जो मील मिलता है, यानी कि आपने देखा होगा एल्डरली की, ये जो बूढ़े लोग होते हैं खुद से खाना नहीं बना पाते। ठीक है, तो उनके लिए क्या है? ये एक फैसिलिटी है, उनके लिए एक फैसिलिटी है जिसका नाम क्या है? मील्स ऑन व्हील। ठीक है, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं फ़ोन पे कि भैया हमें खाना दे दो, तो वो उनको जाकर के खाना मिल जाता है। वो जो आजकल होम डिलीवरी जो चल रही है, ठीक है, उसी तरीके का है मील्स ऑन व्हील्स। ये सिर्फ एल्डरली के लिए चलता है, जो बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी सिलेक्टिव मेन्यू है, क्या है? सिलेक्टिव मेन्यू। सिलेक्टिव मेन्यू का मतलब क्या होता है? वो ऑर्डर में सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो देंगे वही नहीं खाना। तो ये क्या है? हमारा सिलेक्टिव मेन्यू। ठीक है, सिलेक्टिव मेन्यू हो गया। और नॉन सिलेक्टिव कौन सा होता है? नॉन सिलेक्टिव वो वाला होता है, जैसे कि आपको पता है आप वहाँ जाते हैं, जब आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तो हॉस्टल में आपको क्या खाना मिलता है? फिक्स खाना मिलता है कि आपको यही लेना है, तो वो नॉन सिलेक्टिव, आपके पास वहाँ चॉइस नहीं होती। यहाँ पे क्या होती है? सिलेक्टिव में इनके पास चॉइस होती है, ये जो अपनी पसंद का ऑर्डर कर सकते हैं, बिल्कुल होम डिलीवरी की तरह है, जो हमारी होम डिलीवरी आजकल चल रही है। ठीक है, तो मेन्यू फॉर मील्स ऑन व्हील क्या है? हमारा सिलेक्टिव है। इसमें जो पीपल्स है, जो कस्टमर है, वो सिलेक्ट कर सकता है कि उसे क्या खाना है, उसके पास चॉइसेस होती है। ठीक है, आंसर है इसका सिलेक्टिव। फिर है विच इज़ द करेक्ट
विच इज़ द करेक्ट डेंजर जोन इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन के लिए कौन सा डेंजर जोन है, ठीक है, यानी कि किस डेंजर जोन का मतलब क्या है, कौन सा डिग्री है जिसमें जो आपका खाना है सबसे पहले ख़राब होगा, ठीक है। अगर हम इस टेम्परेचर पे अपने खाने को, फूड को रख देंगे तो वो क्या होगा, सबसे पहले ख़राब होने लगेगा हमारा फूड, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा इन्होंने वो डिग्री पूछी है, टेम्परेचर पूछा है, जिस टेम्परेचर पर खाना सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। अगर हम इस टेम्परेचर पर रखेंगे तो क्या है, 45 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 115 यानी कि 115 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 41 सेकंड ऑप्शन है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और 38 डिग्री फ़ारेनहाइट से 142 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, ये 4 ऑप्शन है इसमें। तो इस ऑप्शन में हमारा जो आंसर है, इसका आंसर है आंसर 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। यानी कि इसका आपको 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 57 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में अगर हम खाना रखेंगे तो 2 से 3 घंटे में ही वो खाना हमारा ख़राब हो जाएगा। कोई भी फूड आइटम हमारा 2 से 3 घंटे में ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर के बीच में सबसे जल्दी खाना हमारा फूड आइटम ख़राब होगा। अगर हमें अपने फूड आइटम को लंबे समय के लिए रखना है, या तो फिर हमें या तो 41 डिग्री से यानी कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के टेम्परेचर में रखना होगा, या 135 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 57 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के टेम्परेचर में रखना होगा, ठीक है। तो इन 2 टेम्परेचर में हमारा खाना ख़राब नहीं होगा। बाकी इस टेम्परेचर में जो हमारा मीडियम टेम्परेचर है, इसमें हमारा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमें अपने खाने को थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रखना है, कि हमें सुबह से शाम तक के लिए रखना है, तो हमें किस में रखना चाहिए, या तो 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रखेंगे हम उस खाने को, या फिर 155 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के टेम्परेचर में रखेंगे, ठीक है। तो इसका ना, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर क्या है, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट से 135 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो हमारे खाने के लिए डेंजर जोन कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारा खाना सबसे जल्दी ख़राब होता है। फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ नायसिन डिफिशियंसी। तो नायसिन डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या है, ये अभी पहले भी आ चुके हैं, अभी पीछे भी आए हैं ये क्वेश्चन कि नायसिन डिफिशियंसी के क्या क्या सिम्टम्स है। तो नायसिन क्या होता है, एक तो विटामिन B3 होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। विटामिन B3 होता है, ठीक है। B3 होता है, इसमें 3D डिजीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी डिजीज़ पाई जाती हैं, 3D डिजीज़ पाई जाती है। तो 3D डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ पाई जाएंगी इसमें, एक तो डायरिया होता है इसमें, ठीक है, डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है। तो ये 3D डिजीज़ होती है, बल्कि इसके बाद एक D और है जिसमें हमारा डेथ आ जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा ध्यान नहीं, इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो आगे जाके क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो 3D डिजीज़ में हमारा क्या है, डायरिया, डिमेंशिया और हमारा डर्मेटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा जो कोलोंचिया है, ये हमारा किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। और क्रिटिनिज्म हमारा आयोडीन की कमी से होता है। क्रिटिनिज्म क्या है, मेंटल टार्डेशन है, जो हम आयोडीन की कमी से बच्चे में हो जाता है, ठीक है। तो हमारा इसका नायसिन का आंसर क्या है, डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है। विटामिन B3 है नायसिन, और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा इसकी कमी से बीमारी होती है, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर क्या हो गया, आंसर है इसका डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया, ठीक है। डिमेंशिया का मतलब होता है जो दिमाग में हम भूलने लगते हैं, ठीक है। डर्मेटाइटिस हमारा किससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, ठीक है। जैसे प्लेग्रा ग्लव्स होने लगता है, कासल नेकलेस होने लगता है। हम जो बॉडी पार्ट्स सन एक्सपोजर, सनलाइट से एक्सपोजर बॉडी पार्ट्स होता है, उनमें एक अजीब सी ब्लैकनेस सी आ जाती है, ठीक है। तो वही क्या है हमारा, जो सन टैन जिसको हम बोलते हैं, तो उनको एक्सट्रीम लेवल का सन टैन हो जाता है, तो उसको हम डर्मेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। डर्मेटाइटिस के अंदर हमारा कासल नेकलेस है, गले में बिल्कुल ऐसा सा बन जाएगा, जितनी जगह धूप आपको पड़ रही है, सनलाइट आपको पड़ रही है, ऐसा लगे जैसे आपने नेकलेस पहना है, तो उसको क्या बोलते हैं, कासल नेकलेस बोलते हैं। और जो हमारा प्लेग्रा ग्लव्स हैं, उसमें से लगता है हाथों में आपने ग्लव्स पहन रखे, बिल्कुल ब्लैक कलर की एक परत सी चढ़ जाती है आपके हाथों के ऊपर। जो भी पार्ट्स आपके धूप में एक्सपोज होते हैं, उन पार्ट्स में एक ब्लैकनेस सी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा डर्मेटाइटिस है। डर्मा मतलब स्किन से रिलेटेड। फिर है हमारा, इनको मैच करना है हमने। मैच करने के लिए हमारा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। तो सबसे पहला क्या है, डिस्फेजिया है, डिसगेंसिया,
तो ये जो डिसगेंसिया इसको हम डिसगूसिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा गैस्ट्रोपेरेसिस, ठीक है, गैस्ट्रोपेरेसिस, न्यूप्लोम और हमारा जीरोस्टोमा, ठीक है, जीरोस्टोमा। तो ये हमारे पास 5 हैं जिसको हमें क्या करना है, सामने वाले से मिलाना है, ठीक है। तो डिस्फेजिया, हमारा डिस्फेजिया का आंसर क्या होगा, डिस्फेजिया का मतलब होता है स्वेलिंग प्रॉब्लम, ठीक है। जब हम खाने को अपने गले से नीचे नहीं उतार पाते, स्वेलिंग मतलब अंदर नहीं ले पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्वेलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहाँ क्या है, डिस्फेजिया में हमारा क्या आएगा, स्वेलिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, डिसफेजिया में, ठीक है। डिसगूसिया या डिसगेंसिया में हमारा क्या आएगा, टेस्ट ऑल्ट्रेशन आएगा, ऑल्ट्रेशन इन टेस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया ए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रो पेरेसिस, ठीक है। गैस्ट्रोपेरेसिस में हमारा क्या आएगा, इसमें गैस्ट्रा मतलब जो हमारा डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या आएगा, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये हो गया हमारा सी वाला। तो हमारे गैस्ट्रोपेरेसिस में क्या है, डिलेइंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग, यानी कि आपका जो गैस्ट्रिक है, यानी कि अब जो आपका गैस्ट्रम है, स्टमक है, आपका जो आमाशय है वो धीरे धीरे खाली होता है, ठीक है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे खाली होगा, ठीक है, धीरे धीरे उसमें डाइजेशन होगा, ठीक है। तो वो किस में आ गया, हमारा गैस्ट्रोपेरेसिस में आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा गैस्ट्रिक है वो धीरे धीरे खाली होगा, ठीक है, धीरे धीरे डाइजेशन होता है। फिर है न्यूप्लोमा, ठीक है। न्यूप्लेम में क्या है हमारा, न्यूप्लेम में हमारा है अ न्यू ग्रोथ टिश्यू इन द बॉडी, जब हमारी कोई बॉडी में नए टिश्यूज बन रहे होते हैं, ठीक है, अ न्यू ग्रोथ टिश्यू इन द बॉडी, ठीक है। जब बॉडी में कोई नए टिश्यूज बन रहे होते हैं तो वो क्या है हमारा प्लेम, ठीक है। फिर है हमारा जीरोस्ट्रोमा, ठीक है, जीरोस्ट्रोमा है हमारा, जीरोस्ट्रोमा में हमारा क्या आता है, इसमें क्या क्या बचा है अब हमारे पास, हाँ देखो, जीरो वर्ड जहाँ आ जाता है इसका मतलब क्या है, हम ड्राइनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरोफ्थिलीमिया हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ड्राइनेस हो रही है, तो यहाँ जीरोस्ट्रोमा में क्या होगा, हमारा ड्राई माउथ होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ई का आंसर क्या है हमारा, ड्राई माउथ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जैसे अब क्या क्या ऑप्शन आए, डिस्फेजिया में हमारा 5th नंबर आया, 5th कोड है, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ठीक है। डिसगेंसिया डिसगूसिया में हमारा ऑल्ट्रेशन टेस्ट आया, सेकंड वाला एक्स्ट्रा था, ये वाला ये किसी का ऑप्शन नहीं है, ये एक्स्ट्रा है सेकंड वाला। इसके बाद हमारा गैस्ट्रोपेरेसिस है, ये हमारा एम्पटिंग गैस्ट्रिक डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग, और हमारा न्यूप्लोम है हमारा अ न्यू ग्रोथ टिश्यू इन द बॉडी। फिर है हमारा जीरोस्ट्रोमा है हमारा ड्राई माउथ, ठीक है। तो ये हमारे इसके आंसर हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज, इसमें वो नहीं पड़ा है, एलिमेंट्स इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स, हमारे जो एलिमेंट्स है इनकी जो प्रेजेंस है इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन और ओमेगा 3, इनमें से कौन सा हमारे मसल्स के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो कौन सा होता है मसल्स के मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट, कैल्शियम, ठीक है। इसका आंसर क्या है, कैल्शियम का काम ही है मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, कैल्शियम। जब हम कैल्शियम पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सब पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द डिसऑर्डर ड्यू टू द आयोडीन डिफिशियंसी, जो आयोडीन की जो डिफिशियंसी है उसमें क्या क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। आयोडीन क्या है, एक मिनरल है जिसकी डिफिशियंसी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आयोडीन की डिफिशियंसी से हमें क्या देखने को मिलता है, एक तो मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन हो गया, इसी को क्रिटिनिज्म भी बोलते हैं। क्रिटिनिज्म और मेंटल रिटार्डेशन एक ही बात है, ठीक है। जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। और हाइपोथायरॉयडिज्म, और दूसरा क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है वो आपकी सही से काम नहीं करेगी, उसको हम उस प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म, धीमी काम करेगी, ठीक है। हाइपर में क्या होता है, वो तेज काम करती है, तो आप में आयोडीन की ज़्यादा हो जाए, आपकी बॉडी में आयोडीन ज़्यादा हो जाएगा तो वो हाइपर के केस में आएगा, लेकिन आपकी बॉडी में आयोडीन कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आएगा, ठीक है। तो अगर आयोडीन की बॉडी में कमी है तो आपको 3 केस देखने होंगे, एक तो मेंटल रिटार्डेशन है, क्रिटिनिज्म है और हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है। हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपका, मेंटल रिटार्डेशन, क्रिटिनिज्म भी एक तरह का मेंटल रिटार्डेशन है, और हाइपोथायरॉयडिज्म, ये इसके कोड हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आपके आंसर है।
नेक्स्ट है आपका द वन ऑफ द मेथड विच प्रिजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, वन ऑफ द 4 मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड विद मॉइस्ट हीट। ठीक है, इसमें से ये क्या बोला है, द वन ऑफ द मेथड विच प्रिजर्व द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स, इनमें से कौन सा मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है। वन ऑफ द 4 मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड, खाना पकाने की इनमें से जो मॉइस्ट मेथड है, इनमें से जो भी मॉइस्ट मेथड है वो हमारा कितना, कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करता है। जैसे कि अगर हम खाना पकाते हैं, बॉईल करते हैं खाने को, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स उसके वेस्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कौन सा मेथड ऐसा है जिससे हमें खाना पकाने से उसके न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा प्रिजर्व होंगे। स्टीमिंग, जो हम स्टीम देख के जैसे इडली मोमोज़ वगैरह पकाते हैं, या कुकिंग फ्रॉम वुड्स, यानी कि जो हम आग के ऊपर खाना पकाते हैं, लकड़ी जला के आग के ऊपर जो खाना पकाते हैं। ठीक है, स्ट्यूइंग हो गया हमारा, और प्रेशर कुकर हो गया। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने वाला मेथड है, यानी कि सबसे अच्छा मेथड है। तो कौन सा मेथड है इसमें, स्टीमिंग। ठीक है, स्टीमिंग, क्योंकि स्टीमिंग में क्या होता है, हम नीचे वाटर रखते हैं, उसके वाटर को बॉईल करके उसकी जो स्टीम है उससे खाना पकाते हैं। तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, वो बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ठीक है, तो स्टीमिंग जो है वो बेस्ट मेथड है हमारे खाना पकाने का। ठीक है, कुकिंग का बेस्ट मेथड हमारा कौन सा है, स्टीमिंग है। फिर नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर हो गया स्टीमिंग। फॉलोइंग टॉक्सिन्स आर प्रेजेंट इन पल्सेस, अब इनमें से कौन से टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे पल्सेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपको पता है पल्सेस में जो भी हम दालें खाते हैं उसमें बड़े सारे टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, बल्कि जितने भी प्लांट फूड हैं, प्लांट फूड में थोड़े बहुत टॉक्सिन्स हर प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दालों में कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि प्लांट क्या करता है, प्लांट अब अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकता है, वो सिर्फ केमिकल्स को रिलीज कर सकता है, या फिर अपने आप को, जैसे उसमें उस प्लांट को कहीं चोट लग गई तो वो अपने आप को ठीक करने के लिए केमिकल्स रिलीज करता है। ठीक है, तो वो केमिकल्स अगर फ्लैश आउट नहीं हुए प्लांट की बॉडी से और हमने उस समय उस प्लांट को खा लिया तो वो हमारी बॉडी में भी चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे प्लांट में पाए जाते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो दालें हैं उनमें कौन कौन से टॉक्सिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, दालों में ये होते ही हैं टॉक्सिन्स, तो हम क्या करते हैं, इसको बॉईल करके अच्छे से धो करके उन टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देते हैं, या फिर बॉईल करके अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी पल्सेस जो दालों में क्या कौन कौन से टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, एक है ल्यूटिन्स है हमारा, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स है, हेमीसेलुलोज है, और लिथाइरोजेंस हैं, और ग्वाइट्रोजेंस हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, एक तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है ये हमारी दालों में पाए जाने वाला है एक टॉक्सिन है। ठीक है, यानी कि क्या करता है, अगर हम इसको, ये हमारी बॉडी में हम कच्ची दाल खा रहे हैं, एक्टिवेट हो नहीं, तो ये क्या करेगा, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है उसको रोक लेगा, जो ट्रिप्सिन एंजाइम्स है उसको एक्टिविटी नहीं करने देगा, जिसके चलते क्या होगा, हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और हेमीसेलुलोज इसका आंसर नहीं है, क्योंकि हेमीसेलुलोज क्या होता है, वो तो हमारे किस में पाया जाता है, ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। लिथाइरोजेंस और ग्वाइट्रोजेंस ये दोनों भी क्या है, ये हमारे किस में पाए जाते हैं, पल्सेस में पाए जाने वाले टॉक्सिन्स हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम सारे टॉक्सिन्स डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें पढ़ने हैं। तो हमारे क्या है, पल्सेस में ये वाले मेन 3 टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, ट्रिप्सिन, ग्वाइट्रोजेंस और लिथाइरोजेंस। ठीक है, ये 3, और जब हम दाल को बॉईल करते हैं तो ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी बॉडी में हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा, फिर है फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड टू एथलीट्स विद द एम ऑफ इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस कॉल्ड इज। ये अभी नेट का एग्जाम में आया हुआ था। इसमें क्या ये पूछ रहा है कि जो हमारे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, यानी कि फूड सप्लीमेंट्स जो होते हैं जो हम एथलीट्स को देते हैं ताकि उनकी जो स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस है वो और भी बेहतर हो। ठीक है, जो खिलाड़ियों को हम कहते हैं कि आपको ये खाना खाना चाहिए, तो कौन से वाले फूड होते हैं वो, हेल्थ फूड हो गए, थेरेपेटिक फूड हो गया, एर्गोजेनिक फूड हो गया, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स फूड हो गए। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स तो वही होते हैं जो दवाई वगैरह में हम देते हैं। ठीक है, एर्गोजेनिक एड्स हो गई, थेरेपेटिक फूड हो गया, थेरेपेटिक भी हमें क्या है, बीमारी वाले फूड जो हो गए, हमारे हेल्थ फूड हो गए, जो हमारे लगभग सारे फूड हेल्थ फूड ही होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, जो हम सिर्फ एथलीट्स को बोलते हैं कि आपको ये वाला फूड आइटम खाना चाहिए, तो एथलीट्स के लिए है एर्गोजेनिक एड। ठीक है, एर्गोजेनिक एड्स हमारे क्या है, एथलीट्स के लिए है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है एर्गोजेनिक एड्स।
नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन कौन से हैं? विटामिन ए और हमारा विटामिन डी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो दो तरह के विटामिन होते हैं ना, कुछ विटामिन जो हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन हमारे फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल और विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे कौन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन वो हैं जो फैट में जो हमारे फैट में घुलते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन वो हैं जो वाटर में घुलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल तो हमारे बी और सी हैं, बाकी सारे हमारे क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इसमें क्या आएगा? विटामिन ए और डी हमारा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, दोनों ही क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, फिर है हमारा द अंडरलाइंग रीजन्स बिहाइंड द लो हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन द बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, यानी कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन है, वो अगर हमारा कम बन रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? स्कर्वी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, गोइटर हो सकता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस का तो देखो कोई मतलब नहीं है, रात को अंधेरे में दिखने से इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके अंदर ब्लड कितना बन रहा है। ठीक है, और तो क्या है हमारा? स्कर्वी है। स्कर्वी का थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। सी जो है हमारे आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, लेकिन फिर भी स्कर्वी का कुछ लेना देना नहीं है, गोइटर का कुछ लेना देना नहीं है, हमारे हीमोग्लोबिन से एनीमिया का लेना देना है। ठीक है, अगर एनीमिया की बीमारी है, आपके अंदर एनीमिया की प्रॉब्लम है, आयरन की कमी है, या उसके अलावा जो आप पर्नीशियस एनीमिया होता है, या फिर आपका जो ये वाला होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, इनमें से अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई एनीमिया वाली प्रॉब्लम है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑब्वियसली हो सकता है कि होगा ही, हीमोग्लोबिन जो है आपकी बॉडी में कम बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन से किससे रिलेटेड है? एनीमिया से रिलेटेड है। फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ इनइफेक्टिव हेपेटाइटिस। इनफेक्टिव है। इनफेक्टिव हेपेटाइटिस का क्या सिम्टम है? हेपेटाइटिस क्या था? हेपेटाइटिस आपकी इन्फेक्शियस वाली बीमारी थी, इन्फेक्शन से आपके अंदर फैलती थी। आपने हेपेटाइटिस ए, बी, बहुत सारे हैं वो हेपेटाइटिस के, जो पहले तो काफ़ी इनकी बीमारियां देखने को मिलती थी, पर अब थोड़ी कम हो गई हैं। तो हेपेटाइटिस में हमारे क्या क्या है? फीवर है, नोजिया है, डायरिया है, डार्क कलर यूरिन है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा फीवर। ठीक है, फीवर होगा। अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो फीवर होगा। इन्फेक्शन में फीवर तो आपको देखने को मिलता ही है। फीवर है तो नोजिया भी आपका हो सकता है, नोजिया भी होगा ही होगा। आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नोजिया मतलब जो सर घूमना और एक इरिटेशन सा नोजिया हो गया आपका। और डार्क कलर्ड यूरिन। ठीक है, और आपका जो यूरिन है वो डार्क कलर का होगा। तो ये वाले इसके 3 ऑप्शन है, फीवर, नोजिया और डार्क कलर यूरिन। ठीक है, अगर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, ए, बी जो भी होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट इस्टेब्लिश सच एज हॉस्पिटल्स। जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, होम फॉर एल्डरली, जो वृद्धाश्रम चलाते हैं, जनरली अडॉप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ परचेजिंग ऑफ फूड एंड मटेरियल। तो अगर उन्हें फूड एंड मटेरियल खरीदना है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स हो गए या फिर जो हमारे वृद्धाश्रम हो गए, इस तरीके की जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर उन्हें फूड और मटेरियल को खरीदना है तो उन्हें कौन सा वाला मेथड वो यूज़ करेंगे? ऑक्शन बाइंग, निगोशिएटेड बाइंग, ब्लैंकेट ऑर्डर परचेज या फॉर्मल बाइंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट हमेशा कौन सा यूज़ करेगी? फॉर्मल बाइंग। ठीक है, फॉर्मल करेगी। ऑक्शन बाइंग जो है वो हमारा फॉर्मल का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगी? हमारा फॉर्मल बाइंग ही हमारी गवर्नमेंट करती है। फॉर्मल बाइंग का मतलब क्या है? अगर मान लो गवर्नमेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए कुछ सामान खरीदना है, तो वो क्या करेगी? पहले वो न्यूज़पेपर में देगी, जिसे हम टेंडर बोलते हैं। टेंडर निकालेगी, न्यूज़पेपर में देगी, फिर हम बिडिंग करेंगे, हम उस टेंडर के लिए हम सब वो टेंडर भर के देंगे। उसमें से उनको जो गवर्नमेंट को सबसे कम रेट में सबसे अच्छी क्वालिटी का सामान देगा, गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट करेगी। तो इसमें कोई बायसनेस नहीं होती है, या गवर्नमेंट अपने मन से नहीं कर सकती है। वो क्या है? ये फॉर्मल बाइंग ऑप्शन है। ठीक है, क्या ऑप्शन आंसर है इसका? फॉर्मल बाइंग आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सियालिक डिजीज इज एन ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सियालिक डिजीज मैंने आपको बताया था कौन सी है सियालिक डिजीज? ये वो डिजीज है जब भी हम ग्लूटीन प्रोटीन खाते हैं। ठीक है, किस किस में पाया जा रहा है? व्हीट में, राई में, ओट्स में और बार्ले में। ठीक है, इन चीज़ों में पाया जाता है ग्लूटीन प्रोटीन। ठीक है, ये ग्लूटीन प्रोटीन क्या करता है? हम जैसे ही मैं वो ग्लूटीन प्रोटीन खाऊंगी, अगर मुझे सियालिक डिजीज है तो मेरी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, वो इम्यून सिस्टम मुझे उसे लगेगा कि कोई
कोई बाहर की चीज़ आ गई है, हार्मफुल चीज़ हमारी बॉडी में आ गई है, ग्लूटीन प्रोटीन के लिए वो क्या सोचेगा, हार्मफुल चीज़ आ गई है, और वो क्या करेगा, ग्लूटीन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, जिसको डिस्ट्रॉय करते करते क्या हो जाएगा, उसके वो मेरी ही स्मॉल इंटेस्टाइन में को ख़राब करने लगेगा, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। तो क्या है, ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो ये ट्रू है भाई, ऑटो इम्यून मतलब मेरा ही इम्यून मुझे ही नुकसान कर रहा है, ठीक है, मेरा ही इम्यून सिस्टम। तो ये सियालिक डिजीज़ क्या है, इसको ग्लूटीन रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। इट इज़ ए प्रेसिपिटेटेड बाय द इंजेक्शन ऑफ ग्लूटीन। ये किसके कारण होती है, हमारा ग्लूटीन प्रोटीन लेने के कारण होती है। तो ये सही है, एजर्शन भी हमारा ट्रू है और रीज़न भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो ग्लूटीन प्रोटीन सियालिक डिजीज़ ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और जो हमारा रीज़न इसका यही है कि अगर आपने ग्लूटीन प्रोटीन लिया है तो आपकी बॉडी ग्लूटीन प्रोटीन के चलते आपकी बॉडी में क्या होने लगेगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ शुरू हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल ओरल रूट, ठीक है। फीकल ओरल रूट से कौन सी वाली डिजीज आती है, फीकल ओरल रूट से कौन सी वाली आ रही है हमारी डिजीज, हमारे पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। टीबी तो आपको पता है ब्रीदिंग से होता है। टीबी किससे होता है, आपको ब्रीदिंग से होता है। मतलब आपके परिवार में कोई ऐसा इंसान है जिसको टीबी है, और वो जब सांस लेगा तो वो जो वायरस और वो जो बैक्टीरियाज है, जो वायरस है, जो माइक्रोब्स हैं, वो भी हमारे अंदर आ जाएंगे, ठीक है, और भी फैमिली मेम्बर को आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रकोमा, ठीक है। ट्रकोमा हो गया और टाइफाइड हो गया और ठीक है। फिर क्या है हमारा टीएनाइसिस, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो गया, ट्रकोमा हो गया, हमारा टाइफाइड हो गया और टीएनाइसिस हो गया, ठीक है। टीएनाइसिस किसके थ्रू होता है, हमारे जो टेक वॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो हमारे वॉर्म्स हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, जो कीड़े हो जाते हैं, उसके कारण हमारे अंदर टीएनाइसिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये तो वॉर्म्स के कारण हो गई, टाइफाइड हो गया, ट्रकोमा हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया। और ट्रकोमा हमारी क्या है, ट्रकोमा है हमारी आई डिजीज़, ठीक है, जिसमें हमारी आई में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसमें से फीकल ओरल रूट से हमारी कौन सी होगी, टाइफाइड होगी, ठीक है। फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है कि जो लोग जिनके अंदर बॉडी में टाइफाइड वाली प्रॉब्लम पाई जाती है, क्योंकि जनरली ये किसमें होती है, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है इसका, ठीक है। इसका जो माइक्रोब्स होता है वो हमारे किस में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। लोग बाहर जाके फ्रेश होते हैं, ठीक है, जो हमारे खेतों में जाते हैं लोग फ्रेश होने के लिए, वहाँ से ये हवा के थ्रू या फिर मक्खी हो, हमारी जो घरों में वो होती हैं, बीज होती हैं, उनके थ्रू ये हमारे खाने में आ जाता है, और फिर हम इसे खा के फिर वापस ये किसके थ्रू जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, फीकल ओरल रूट है। तो टाइफाइड जो है हमारे किसके थ्रू होता है, फीकल ओरल रूट के थ्रू टाइफाइड होता है। जैसे वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर मैंने पी लिया, गंदा पानी पी ले हुए हैं, उसमें वो पानी में मक्खियाँ बैठी हैं और वही पानी को मैं पी लूँ, तो उसमें क्या होगा, टाइफाइड होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन। अच्छा, मिल्क में होमोजेनाइजेशन क्यों करा जाता है, ठीक है। क्यों करा जाता है मिल्क में होमोजेनाइजेशन, क्योंकि होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि क्रीम को इस तरीके से करना कि क्रीम की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है। जो फैट है वो उसमें इस तरीके से डिस्पर्स हो जाए, फैल जाए कि बिल्कुल हमें स्मूथनेस लगे, ठीक है। तो ये क्या है, द होमोजेनाइजेशन ऑफ मिल्क में क्या है, टू डिस्ट्रॉय पैथोजेंस के लिए करते हैं, या पैथोजेंस को जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल्स, जो फैट मॉलिक्यूल्स हमारे दूध में है उसको डिस्पर्स करने के लिए कि वो अच्छे से पूरे उसमें फैल जाएं, या फिर टू इन्हेंस न्यूट्रिटिव क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए होमोजेनाइजेशन करते हैं, या टू हेल्प मेकिंग चीज़, या फिर चीज़ बनाने में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है, होमोजेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सिंपल है, टू डिस्पर्स फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। फैट मॉलिक्यूल को डिस्पर्स करते हैं हम इसके थ्रू, मतलब फैट मॉलिक्यूल क्या है, इक्वली मिल्क में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो आपका मिल्क जो होता है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये होमोजेनाइजेशन मिल्क है, ठीक है। उसमें आता है होमोजेनाइज्ड मिल्क, ठीक है। उसमें फैट ऊपर नहीं जमेगा, फैट पूरा अंदर मिल्क में अच्छे से क्या होगा, फैला हुआ होगा, डिस्पर्स होगा, जो दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल स्मूथ तरीके से वो अंदर मिल्क में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, टू डिस्पर्स्ड फैट मॉलिक्यूल, ठीक है। होमोजेनाइजेशन का काम यही है, और आइसक्रीम में भी हम इसको करते हैं होमोजेनाइजेशन को। फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। अब इसमें से हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम,
नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिला स्पैरल्स। फिर थर्ड है हमारा ऑस्करस लुम्ब्रिकोइस, ठीक है, ऑस्करस लुम्ब्रिकोइस। और नेक्स्ट है हमारा स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है, स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस है। एक हमारा पहला है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, नेक्स्ट है हमारा ट्रैकिनिला स्पैरल्स, और फिर है हमारा ऑस्करस लुम्ब्रिकोइस, और फिर है हमारा स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस में से हमें क्या देखना है, इन 4 ऑप्शंस में से हमें सही आंसर को ढूंढना है, ठीक है, 4 ऑप्शंस में से। तो इसमें से सही ऑप्शंस हमारे पास कौन कौन से हैं। एक तो हमारा जो कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम है, कोलोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम हमारा एक बैक्टीरिया है जो हम खाने में हार्मफुल होता है। दूसरा है हमारा स्टेफिलोकोकस ओरियस, ठीक है। ये 2 ऑप्शन इसके सही हैं, यानी कि दोनों बैक्टीरिया क्या हैं, ये हमारे भोजन में हमारे फूड पॉइजनिंग का काम करता है। मतलब कि अगर फूड में ये है और हमने खा लिया तो हमारे अंदर क्या करेंगे, हार्मफुल ये होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज मस्ट बी टेकन टू कीप अवर जर्म्स एंड टीथ हेल्दी। तो इनमें से कौन सा हमारा जो जर्म्स और टीथ को हेल्दी रखता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी शायद DSSB में आया था ये क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी टेकन टू कीप अवर गम्स एंड टीथ हेल्दी। क्या इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे गम्स को और टीथ को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। तो कौन सा रखता है, कैल्शियम रखता है। इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, इससे सिंपल क्वेश्चंस आपको कोई नहीं मिलेगा। क्या है, कैल्शियम आपको इसमें आपकी टीथ को और आपकी जो बोन्स हैं, टीथ बोन्स गम्स, इनको क्या रखता है, हेल्दी रखता है, ठीक है। तो क्या कैल्शियम क्या है, मिनरल है, ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेंट ऑफ फोर्टिफाइड सॉल्ट, ठीक है। फोर्टिफाइड सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं। फोर्टिफाइड सॉल्ट क्या होते हैं, फोर्टिफाइड का मतलब होता है कुछ फूड आइटम जिनमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है लेकिन हम उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऊपर से डाल देते हैं। जैसे जूसेस में विटामिन ए और विटामिन सी भी हम ऐड कर दे रहे हैं, विटामिन ए और विटामिन डी ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या फोर्टिफाइड जूस है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो आयोडाइज नमक खाया होगा, क्योंकि नमक में जनरली आयोडीन नहीं होता है, हम क्या करते हैं, नमक के अंदर आयोडीन ऊपर से डाल देते हैं, क्योंकि नमक जो है हर परिवार में कंज्यूम किया जाता है, तो उससे क्या होगा, हर किसी को आयोडीन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटेंट इन फोर्टिफाइड सॉल्ट। फोर्टिफाइड सॉल्ट में क्या क्या हम डाल सकते हैं, आयरन और आयोडीन, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। सिर्फ आयरन डाल सकते हैं या फिर सिर्फ आयोडीन डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी नहीं डालते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, इसका आंसर आपको पता ही है, सब हम लोग यूज़ करते हैं घर में, यानी कि बोथ 1 and 2, ठीक है। यानी कि आयरन और आयोडीन दोनों को ही हम नमक में फोर्टिफाइड करके यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा टाटा का आ रहा है वो आयरन प्लस आयरन वाला नमक आ रहा है, जिसमें आयरन भी उन्होंने ऐड किया है अपने नमक के अंदर, ठीक है। इसका आंसर है बोथ 1 and 2। इसके बाद है हमारा मोल्ड इनहेबिटर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, ये ठीक है। तो ब्रेड में हम कौन सा मोल्ड इनहेबिटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कितने हैं हमारे पास आंसर क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपायोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, जो भी हमारा ब्रेड है, जब हम ब्रेड बना रहे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा वाला मोल्ड इनहेबिटर यूज़ करते हैं, हम सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपायोनेट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सोडियम एंड कैल्शियम प्रोपायोनेट, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट है द यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इज एडवाइसली अफेक्टेड बाय, ठीक है। तो हम अगर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम हम अपनी डाइट में बहुत खा रहे हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, हम उसके साथ और हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हम ले रहे हैं। तो एक तो ऑक्सीलेट्स हैं, फाइटेट्स हैं, ऑक्सीडेज है, और साइट्रेट है, ठीक है। ऑक्सीलेट्स हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फाइटेट्स हमारा जो फाइबर होता है ना, उसके ऊपर की लेयर में पाए जाते हैं। ऑक्सीडेटिव हो गया हमारा, और हमारा साइट्रेट हो गया, ठीक है। तो इसमें से
कौन से दो ऑप्शन हैं जो नीचे जो कोड आएगा, तो कौन से दो कोड हैं जो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को यानी कि कैल्शियम का यूटिलाइजेशन बॉडी में इफेक्ट करते हैं। तो क्या है इसका, ऑक्सीलेट्स और फाइटेट जो है वो हमारी बॉडी में अगर हम खाने के फाइबर के साथ कैल्शियम खा रहे हैं तो फाइबर के ऊपर की लेयर में क्या है, फाइटेट है, तो वो क्या करेगा, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा और बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देगा। इसी तरीके से ऑक्सीलेट्स भी है, ये क्या करता है, चिलेट कर लेता है कैल्शियम को बांध लेता है अपने साथ, तो इसके चलते क्या होता है, कैल्शियम बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाता। तो अगर हम कैल्शियम और आयरन दोनों के साथ यही होता है, अगर हम कैल्शियम और आयरन खा रहे हैं तो हमें उस समय इन फाइटेट और ऑक्सीलेट्स वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका आंसर हो गया हमारा आंसर ऑक्सीलेट्स और फाइटेट। फिर है हमारा फुल फॉर्म ऑफ FSSAI। FSSAI की क्या है फुल फॉर्म, इन्होंने पूछी है। तो क्या है FSSAI की फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बोला है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पहला ऑप्शन है। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है फोर्थ वाला, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एफ से है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये FSSAI की फुल फॉर्म है। ठीक है, आपको पता ही है ये क्या करते हैं, ये एक्ट बनाते हैं। ठीक है, ताकि हमारा खाना क्या रहे, एक हमारे फूड में किसी भी तरीके का एडल्ट्रेशन ना हो, एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहे और फूड जो है वो हमारा सेफ रहे। ठीक है, तो FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये FSSAI की फुल फॉर्म है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आउटकम ऑफ टेकिंग एन एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रही हूँ तो इसमें से कौन सी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल सकती है। ठीक है, अंडरवेट हो सकती हूँ मैं बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से, एक्सेस अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लिया है मैंने तो अंडरवेट हो सकती हूँ मैं, एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी की हो सकती है, मरासमस की हो सकती है। ठीक है, तो देखो अंडरवेट तो मैं नहीं होंगी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या बढ़ाता है, ओबेसिटी करता है, तो अंडर वेट तो मैं नहीं होंगी अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रही हूँ। एनीमिया से कार्बोहाइड्रेट का कुछ खास लेना देना नहीं है। मरासमस उस केस में होगा जब मैं प्रोटीन कम लूँगी। ठीक है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी और प्रोटीन दोनों कम लूँगे तब मरासमस होगा। तो अगर एक्सेस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं तो एक्सेस अमाउंट में हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने के केस में हमारा क्या होगा, ओबेसिटी होगी यानी कि मोटापा होगा। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटा, वो ग्लूकोज बॉडी में क्या हो गया, कन्वर्ट होता रहा, फैट में स्टोर हो के फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी की लेयर्स में फैट में कन्वर्ट होकर वो फैट बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये ओबेसिटी करता है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा लेने से। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम आयोडीन डिफिशिएंसी ही और शी ईट एंड ड्रिंक। अगर किसी व्यक्ति में आयोडीन की डिफिशिएंसी है तो उसे क्या खाना और पीना चाहिए, खाना या पीना चाहिए। ठीक है, तो सी फूड्स है, रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, डार्क चॉकलेट्स हैं, फाइबर रिच फूड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा सी फूड्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर्स उसको खाने चाहिए, डार्क चॉकलेट्स उसको खानी चाहिए या फाइबर रिच फूड उसे खाना चाहिए। तो उसे क्या खाना चाहिए, सी फूड्स खाना चाहिए क्योंकि सी का जो वाटर होता है उसमें आयोडीन बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो भी हम सी की फिश खा रहे हैं, सी फूड खा रहे हैं, तो उसमें भी वो आयोडीन उसके थ्रू हमारी बॉडी में हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सी फूड में क्या होता है, आयोडीन अच्छी मात्रा में होता है, तो हमें क्या खाना चाहिए, आयोडीन खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें जोड़ना है। तो बॉइलिंग से क्या बनाते हैं, हम राइस बनाते हैं, आसान सी चीज़ है। ब्लांचिंग हम इसमें क्या करते हैं, टमाटोज़ में करते हैं। ठीक है, ब्लांचिंग हम किस में करते हैं, टमाटोज़ में करते हैं। बेकिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेकिंग में हम पेस्ट्री में कर रहे हैं। ठीक है, बेकिंग हम पेस्ट्रीज में कर रहे हैं। रोस्टिंग हम चपाती में कर रहे हैं, सबको बताए आसान सा कुछ वो है। ठीक है, तो बॉइलिंग का मतलब होता है बॉईल करना, जो हम क्या करते हैं, चावल को हम क्या करते हैं, घर में बॉईल करके खाते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, आपने जेलेटिनाइजेशन वाली प्रोसेस भी देखी थी। ठीक है, जेल सा बनने लगता है, वो सॉफ्ट होने लगते हैं चावल। ब्लांचिंग हमारी क्या है, ब्लांचिंग में क्या करते हैं, हम टमाटो को बिना काटे, फुल टमाटर को धो करके
2 या 3 मिनट के लिए बॉइल्ड वाटर में पानी को बंद कर देंगे, पानी बॉईल करेंगे, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, उसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे हमारे टोमेटोज़ को, या फिर और भी चीज़ों में ये होता है। तो टोमेटोज़ में हम इसमें आंसर में टोमेटोज़ हैं तो जनरली हम इसे कुछ वेजिटेबल्स में करते हैं। तो हमने उसे टोमेटोज़ में जब हमने ब्लांचिंग में छोड़ा तो टोमेटोज़ के अंदर के जो वो थे, फिर उसके बाद निकाल करके हमने उसे ठंडे पानी में रख लिया या फ्रीजर में अपने रख लिया टोमेटोज़ को। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लांचिंग बोलते हैं। तो ब्लांचिंग, इससे क्या होगा, जो टमाटर के अंदर जो एंजाइम्स थे जो टमाटर को ख़राब करते जल्दी, तो वो एंजाइम्स क्या हो गए, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, इससे टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो ब्लांचिंग क्या है, क्लीनिंग प्रोसेस है या फिर एक प्रिजर्वेटिव प्रोसेस भी आप इसको बोल सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको कोई दूसरा मेथड भी लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको उसको तुरंत डीप फ्रीज में रखना पड़ेगा किसको, टमाटोज़ को, ठीक है। फिर बेकिंग है, बेकिंग वही है जो आपका पेस्ट्रीज पेटीज वगैरह में हम करते हैं, तो वो बेकिंग मेथड हो गया। जो हम माइक्रोवेव वगैरह में करते हैं, जो हमारे पास वो आते हैं ओटीजी आते हैं, तो वो बेकिंग हो गया। रोस्टर है, हम रोस्टिंग में हम क्या है, चपाती है, चपाती को हम भूनते हैं ना पकाते समय रोटी को, तो वो हमारे क्या है, चपाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे, बॉइलिंग में राइस है, ब्लांचिंग में टोमेटो है, बेकिंग में पेस्ट्री है और हमारा रोस्टिंग में चपाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर। तो यानी कि जो हमारा फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट है वो कब पास हुआ था, ठीक है। 1954 में, 1956 में, 1955 में, 1976 में। तो कब पास हुआ था हमारा अडल्ट्रेशन, फूड एंड अडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड अडल्ट्रेशन एक्ट, ये पास हुआ था हमारा 1954 में, ठीक है। 1954 इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा द मेथड्स इन विच हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स आर पास्ड। वो कौन सा मेथड है जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स मतलब तेजी वाली किरणें वो पास होती हैं थ्रू फूड, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, फ्रॉम वेयर हीट इज जनरेटेड बाय रैपिडली वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन कॉल्ड। तो इससे क्या होगा, आपका जो हीट है वो जनरेट होगी, ठीक है। तो किस में होती है ये, हमारा जो तेज फ्रिक्वेंसी वेव के थ्रू फूड में हीट जनरेट होती है, वाइब्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो फूड के अंदर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्हें वाइब्रेट करती है, उन्हें गर्म करती है वो, ठीक है, हिलाती है उन्हें। तो वो किस मेथड में वो होता है, माइक्रोवेव कुकिंग में होगा, ग्रिलिंग में होगा, सोलर कुकिंग में होगा, बेकिंग में होगा। तो जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं ये हम किस में यूज़ करते हैं, माइक्रोवेव में यूज़ करते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव में हम इसको हाई फ्रिक्वेंसी वेव को यूज़ करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज फॉर कीपिंग फूड फॉर वार्म इन कैफेटेरिया, ठीक है। तो कैफेटेरिया में जो हमारा फूड है उसको वार्म रखने के लिए इनमें से कौन से मेथड को हम यूज़ करते हैं। तो इसके ऑप्शन में क्या है, रिकॉर्ड, बन मेरी और फूड ट्रॉली और स्मोक शॉट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आंसर हमारा है बैन मेरी, ठीक है। बैन मेरी में क्या करते हैं, वो होता है हमारे पास बर्तन जैसा, उसके अंदर हम कोई इक्विपमेंट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कैफेटेरिया में वो होता है जब भी हमें खाना गर्म करना होता है हम उस इक्विपमेंट में ही खाने को गर्म करते हैं, ठीक है। यानी कि इस इक्विपमेंट में हम क्या करते हैं, कुकड फूड को बार बार वार्म करने के या फिर गर्म करने के काम ये आता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर ब्लांचिंग फूड। फूड को ब्लांच करने का क्या प्राइमरी रीज़न होता है। तो ब्लांच करने का प्राइमरी रीज़न का मतलब क्या है कि हमारा जो फूड है वो किस तरीके से, अभी हमने टोमेटोज़ में देखा था जिसमें ब्लांचिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वाटर गर्म किया, बॉईल किया, उसके बाद हमने गैस बंद कर दिया, उसके अंदर हमारा जिस भी फूड आइटम में टोमेटोज़ हो गए या फिर और भी वेजिटेबल्स हो गई जिसमें हमें ब्लांचिंग करनी है, हमने क्या कर दिया, उस फूड आइटम को ऐसा का ऐसे ही पूरा का पूरा बिना कट करे उसके अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। और 2 से 3 मिनट हमने अपने बॉइल्ड वाटर के अंदर उसे डाल करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर उसे डीप फ्रीज में डाल दिया, ठीक है। वो ब्लांचिंग प्रोसेस होती है। तो ये क्या है, इसमें ब्लांचिंग का मेन रीज़न क्या है, क्लीन्स द फूड, फूड को क्लीन करना, ठीक है। प्रिवेंट्स पेस्ट इन्फेक्शन, जो हमारे पेस्ट के इन्फेक्शन, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं उसके इन्फेक्शन से बचाना। इनएक्टिव एंजाइम्स इन फूड, फूड के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, जब कोई भी फूड आइटम है तो वो किससे ख़राब होता है, या तो माइक्रोब से ख़राब होगा या फिर उसके अंदर खुद के जो एंजाइम्स पाए जा रहे हैं वो उसको ख़राब करते हैं, ठीक है। तो उससे बचाना। प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम ड्राइंग, ठीक है, फूड को ड्राई होने से बचाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा
इनएक्टिवेट एंजाइम्स इन फूड, यानी कि इसका आंसर क्या है, हमारे एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए हम ब्लांचिंग की प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आज के लिए इतना काफ़ी है क्वेश्चंस, हम बाकी क्वेश्चंस लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे। मुझे लगता है अभी बिल पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी तो शायद 3rd या 4th लेक्चर ही हुआ है और लेक्चर कुछ छोटे छोटे भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद मैं 45 मिनट से लेकर 1 आवर्स तक के लेक्चर्स बनाऊंगी और उन लेक्चर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो अब तक फूड एंड न्यूट्रिशन के हुए हैं उनको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप लिखते रहिए या फिर इनका प्रिंट आउट भी निकाल के आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।